तो गाइस मैं हुआ अंकित और आप दिख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं गाइस अपनी बातों को हम लोग सबसे पहले ब्रे वाइट से। तो भाई आज से 1 साल पहले आज के दिन ही ब्रे वाइट की डेथ हुई थी। हमें तो सुबह सुबह मालूम चला था, तो 24 अगस्त की वो डेट थी जब ब्रे वाइट की हुई थी डेथ। टुडे अगस्त 24 मार्क्स 1 ईयर सिंस द वर्ल्ड लॉस्ट ब्रे वाइट, अ ट्रू ओरिजिनल, more than just a performer. He was a storyteller who captivated and connected with his fans on a deep level that is very rarely seen. His creativity, charisma, delivery and uniqueness made him a true one of one. There will never be another quite like him. तो ब्रे वाइट आज से 1 साल पहले हम सबको छोड़ के चले गए। इस पे ब्रॉन स्ट्रोमन भी रिएक्ट करते हैं एंड वो कहते हैं कि ऐसा एक भी दिन नहीं गुजरा जहाँ पे इन्होंने ब्रे वाइट को याद ना करा हो। एंड वो दिखता है भाई, हमेशा ब्रॉन स्ट्रोमन इस चीज़ के बारे में बात करते हैं कि ब्रे वाइट को वो कितना मिस करते हैं, लूक हार्पर को वो कितना मिस करते हैं। तो यहाँ पे ब्रे वाइट को गए हुए, इस दुनिया को छोड़े हुए आज 1 साल पूरे हो चुके हैं। 1 साल निकल भी गया भाई, मतलब समय कितना फास्ट निकल रहा है। मुझे याद है वीडियो बना के हम लोग इसकी बात कर रहे थे कुछ टाइम पहले, आप लोग भी रिएक्ट कर रहे थे, अपने अपने फेवरेट मोमेंट्स ब्रे वाइट के बता रहे थे। एंड अभी 1 साल देखो भाई निकल भी चुके हैं। ऐसे ही करते करते भाई कितना टाइम निकल जाएगा पता नहीं चलेगा। सो ब्रे वाइट को 1 साल कंप्लीट हो चुके हैं अनफॉर्चुनेटली उनकी डेथ के। आगे बढ़ते हैं गैस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि बैश इन बर्लिन को लेके। देख लेते हैं गैस टिकट सेल्स, हम लोग टिकट्स के क्या हालात है। बहुत टाइम बाद ये अपडेट निकल के सामने आई भाई, पता नहीं आखिरी बार अपडेट कब आई थी, इतने टाइम बाद निकल के सामने आई है। तो देखते हैं भाई कुछ डिफरेंस आया या फिर नहीं। मुझे तो देख के ज़्यादा कुछ डिफरेंस लग नहीं रहा है, लेकिन हाँ भाई डिफरेंस है। 400 टिकट्स का अंतर है। पिछले 7 दिनों के अंदर 405 एक्स्ट्रा टिकट्स बिके हैं। बैश इन बर्लिन की अपडेट है रेसलटिक्स की, कहना है कि अवेलेबल टिकट्स आज के अकॉर्डिंग 623 हैं। करंट सेटअप कैपेसिटी वही है 13,319 एंड डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं 12,696 टिकट्स। यानी कि पिछले 7 दिनों में 405 टिकट्स निकल गए, यानी कि इससे पहले 7 दिन पहले ये अवेलेबल टिकट्स अराउंड 1000 थे। तो अब ये यूँ निकल जाएंगे भाई, अभी बाकी है शो को 8-9 दिन बाकी है। तो WWE यूँ बेच देगी ये टिकट्स, ये तो आखिरी दिन में निकल जाएंगे, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये एक और सोल्ड आउट इवेंट होने वाला है। स्टेडियम वगैरह नहीं है भाई, एरेना है, तो इसलिए कैपेसिटी बहुत कम है। बाकी देखना है कि स्टेज वगैरह का क्या सीन है, मैं चेक कर रहा था लेकिन कुछ मिला नहीं ऐसा। जब मिलेगा तो मैं आपको बताऊंगा। अभी भाई ये है बैश इन बर्लिन के टिकट्स को लेके अपडेट। आगे बढ़ते हैं गैस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि फिनोमिनल 1 एजे स्टाइल्स को लेके। शायद हो सकता है गैस कि एजे स्टाइल्स हमें अगले हफ्ते वापस आते हुए दिखें। हालांकि अब मीम बन चुका है, चाहे एजे स्टाइल्स हो चाहे जिमी ऊसो हो, इनका भी वीर महान वाला मीम बन चुका है कि कब आएंगे कब नहीं आएंगे। लेकिन अगले हफ्ते में भी भाई एक हल्की पॉसिबिलिटी है कि शायद एजे स्टाइल्स अपीयर हो सकते हैं। अगला जो स्मैकडाउन होने वाला ना भाई, वो होने वाला है जर्मनी से, बर्लिन से। एंड ये आखिरी स्मैकडाउन होगा, गो होम्स होगा बैश इन बर्लिन से पहले का। एली नाइट ने आज के स्मैकडाउन में कंफर्म करा कि अगले हफ्ते वो एक ओपन चैलेंज करने वाले हैं। हालांकि ये बैश इन बर्लिन में भी हो सकता है, मे बी ढंग से कुछ ज़्यादा बहुत क्लियर नहीं करा गया। कुछ लोग कह रहे हैं बैश इन बर्लिन में होगा, लेकिन मैक्सिमम सुनने में आ रहा है कि स्मैकडाउन में होगा। एंड मैंने भी स्मैकडाउन ही सुना था भाई, तो मैं आपको वो बता रहा हूँ। लेकिन हो सकता है कि WWE इसको बाद में बैश इन बर्लिन के कार्ड में डाल दे। अभी कन्फ्यूजन है, इसलिए मैं आपको इतना श्योर नहीं बता रहा हूँ। लेकिन जब भी है, मान लो स्मैकडाउन लेके चलते हैं अभी, तो शायद एजे स्टाइल्स का कमबैक हो सकता है। बिकॉज माना जा रहा है कि एजे स्टाइल्स एली नाइट के इस ओपन चैलेंज को एक्सेप्ट कर सकते हैं एंड फेस कर सकते हैं उन्हें उनकी यूएस टाइटल के लिए। हालांकि इनका मैच, इनकी फ्यूड पहले भी हो चुकी है एंड मुझे नहीं लगता है कि एजे स्टाइल्स इनको वापस से फेस करेंगे तो वो चैंपियन बन जाएंगे। ये मुझे नहीं लगता है कि होने वाला कि एली नाइट अभी चैंपियन बने एंड वो हार जाएंगे। एंड ये होना भी नहीं चाहिए। बहुत टाइम से एली नाइट कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं WWE के प्रॉफिट में एंड इतना तो डिजर्व करते हैं भाई कि एटलीस्ट 3-4 महीने की इनकी रेन रहे। अभी समरस्लैम में जीते फिर हार जाएंगे तो कोई सेंस बनेगा नहीं। एंड एजे स्टाइल्स का भी आके फिर हार जाना, वो भी सेंस नहीं बनाएगा मेरे लिए पर्सनली। लेकिन देन WWE है तो भाई वो कुछ भी कर सकती है। एंड क्या आपको लगता है कि एजे स्टाइल्स को फिर से आके हारना चाहिए? कमेंट करके बताना। मैक्सिमम लोगों को लगता है कि एजे स्टाइल्स ही वो सुपरस्टार है जो कि शायद एली नाइट के ओपन चैलेंज को एक्सेप्ट करेंगे एंड चैलेंज करेंगे उन्हें उनकी यूएस चैंपियनशिप के लिए। आपको क्या लगता है गाइस, कौन हो सकता है एंड किसको होना चाहिए? कमेंट करके बताना। कुछ लोग तो जिमी ऊसो भी कह रहे हैं, जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट पर्पसेस ऑब्वियसली। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि जेकब फाटू को लेके। जेकब फाटू भाई ब्लड लाइन की स्टोरी लाइन के लिए कितने डेडिकेटेड है ना, मैं आपको अभी वो दिखाने वाला हूँ। आज हमें ब्लड लाइन का टैग टीम मैच देखने को मिला, जिस टैग टीम मैच में कम्पीट करना था जेकब फाटू को, लेकिन उन्होंने कम्पीट नहीं करा। उस मैच में कम्पीट करा है टांगा लवाने टामा टोंगा के साथ एंड अब वही आपको कम्पीट करते हुए दिखेंगे भी। एंड इसके बारे में भी एक अपडेट है, मैं आपको अभी जस्ट इसके बाद बताऊंगा। लेकिन अभी मैं आपको बताने वाला हूँ जेकब फाटू के डेडिकेशन के बारे में। एक क्लिप निकल के सामने आ रही है जब ये मैच इनका चल रहा था ब्लड लाइन का। सोलो सिक्वा रिंग साइड बैठे हुए थे, उनके साइड में उनके पीछे खड़े थे जेकब फाटू हाथ जोड़ के, यानी कि वो इन्फोर्सर के तौर पर वहाँ पे खड़े थे। अब ये पूरे मैच के दौरान भाई ऐसे ही खड़े रहे, हिले डुले भी नहीं, कुछ भी नहीं करा इन्होंने।
हल्की सी भी मूवमेंट देखने को नहीं मिली। 7-8 मिनट का ये मैच था, अप्रॉक्स आप 8 मिनट कह सकते हो। एंड 8 मिनट में 1 सेकंड के लिए भी मूव नहीं हुए जेकब फाटू, 1 सेकंड के लिए भी इन्होंने अपना हाथ नहीं हटाया। हालांकि 8 मिनट कोई बहुत बड़ी लंबी चीज़ नहीं है, लेकिन शायद आगे जाके ब्लड लाइन के मैचेस में भी 10 मिनट, 12 मिनट, 13, 14, 15 मिनट के भी हो सकते हैं। लेकिन जेकब फाटू जिस तरीके से मुझे डेडिकेटेड दिख रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि मैच अगर 20 मिनट का भी हो तो भी कोई फर्क पड़ने वाला है। जेकब फाटू के अंदर वो चीज़ है कि हाँ भाई, आपको वो दिखते हैं कि ये बंदा सीरियस है एंड ये मॉन्स्टर भी है, कुछ भी कर सकता है। तो 8-10 मिनट जेकब फाटू इसी तरीके से खड़े रहे। उसके बाद मैच खत्म हुआ तो जो ब्रॉल हुई उसमें भी उन्होंने पार्टिसिपेट करा। तो ओवरऑल जेकब फाटू को जिस तरीके से शो करा जा रहा है, आई थिंक ये बहुत सही तरीका है इनको बुक करने का। एंड अगर ऐसे ही चलते रहे आगे ये कुछ टाइम तक, तो देन भाई मुझे नहीं लगता है कि इनसे ज़्यादा बेटर फ्यूचर कोई और दिखेगा WWE का। मुझे तो अभी से दिख रहा है भाई कि आगे जाके 3-4 साल बाद ये WWE को लीड करने वाले हैं। क्या सोचते हो आप इसके बारे में कमेंट करके बताना। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं अपनी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी के बारे में, जो कि अगेन जेकब फाटू को लेके, इस बार ये सोलो सिकोआ को भी लेके। जेकब फाटू अब तो लगता है 110% बिट्रे करने वाले हैं सोलो सिकोआ को। मोस्ट लाइकली ये चीज़ होने वाली है। आज हुआ क्या, आज ऐसा हुआ कि एक नया रूल आ गया ब्लड लाइन के अंदर। हालांकि आप इसको फ्री बर्ड रूल भी कह सकते हो, लेकिन अब इसको फ्री बर्ड बोलना भी सही नहीं होगा, बिकॉज अब जेकब फाटू डिफेंड करने ही नहीं वाले टैग टाइटल, जो कि इन्होंने टामा टोंगा के साथ में मिलकर जीती थी। अब ये टाइटल मिल गई टांगा लोआ को। क्यों दिया सोलो सिकोआ ने टाइटल टांगा लोआ को? कहते हैं कि तू तो मेरा इन्फोर्सर है, तू टैग चैंपियन बन के क्या करेगा। तो बेसिकली अपने मतलब के लिए सोलो सिकोआ कहते हैं कि तू मेरा इन्फोर्सर है भाई, तू चैंपियन नहीं बन सकता, तू मेरे साथ रहे। एंड आपने वो लुक देखा होगा जेकब फाटू के चेहरे पे, कहीं ना कहीं जेकब फाटू इस चीज़ से थोड़े से गुस्सा तो दिख रहे थे, लेकिन बिकॉज वो काफ़ी लॉयल है, बिकॉज वो काफ़ी अभी डेडिकेटेड है सोलो सिकोआ के लिए, तो वो कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। पहले सोलो के साथ भी सेम हुआ था जब वो रोमन के लिए बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड थे एंड लॉयल थे। तो अब ऐसे में ये सब हमें देखने को मिला स्मैकडाउन में। हमने सुना सोलो सिकोआ के मुंह से ही पिछले स्मैकडाउन के एपिसोड में, जहाँ पे कह रहे थे टामा टोंगा से कि अगर रोमन को ये उला फाला मिल गई तो मैं उसे एक्नॉलेज करूंगा एंड तुम्हें भी करना पड़ेगा। तो रोमन को उला फाला मिलने वाली हम सबको पता है, एंड सोलो सिकोआ उनको एक्नॉलेज करेंगे 100%। अब जेकब फाटू इस चीज़ को बिल्कुल नहीं सहने वाले हैं। एक तो जेकब फाटू से टाइटल लेके इन्होंने टांगा लोआ को दिलवा दी, उसके बाद ये जब रोमन को एक्नॉलेज करेंगे तो देन होगा बिट्रेल, एंड देन जेकब फाटू अटैक करेंगे इन पे सोलो सिकोआ के ऊपर। तो ये बात मैं आपको पहले बता रहा था कि हो सकता है कि 5-on-5 इनको अगर करना है, न्यू ब्लड लाइन, ओजी ब्लड लाइन ऐसे, तो हो सकता है कि रोमन, सोलो, जिमी, जे एंड सेमी एक साइड रहें एंड इधर हिकुलियो इनको ज्वाइन कर लें। तो भाई इधर हो जाएंगे जेकब फाटू, टामा टोंगा, टांगा लोआ, हिकुलियो एंड सुप्रीम चीफ फाइनल बॉस रॉक। तो इस तरीके से 5-on-5 भी हो सकता है। मोस्ट लाइकली जेकब फाटू आगे जाके बिट्रे करेंगे सोलो सिकोआ को। वो सोलो सिकोआ के शैडोज के अंदर नहीं रह सकते एंड लोग देखना भी नहीं चाहते उनको सोलो के शैडोज के अंदर, बिकॉज सबको मालूम है कि जेकब फाटू इज फार बेटर देन सोलो सिकोआ। ऐसा नहीं कि सोलो सिकोआ बेकार हैं, लेकिन जेकब फाटू थोड़ा ऊपर है सोलो सिकोआ से, तो इसलिए लोग चाहते हैं कि जेकब फाटू अलग जाएं एंड मोस्ट लाइकली भाई वो बिट्रे तो करेंगे सोलो सिकोआ को। आज आपको उसकी एक प्रीव्यू मिल गई है, टामा टोंगा भी कहीं ना कहीं ऐसा ऐसे टीज करते दिख रहे हैं कि उनकी भी नज़रें उला फाला के ऊपर है। तो सोलो सिकोआ अपनी ही ब्लड लाइन से खुद ही बिट्रे किए जाएंगे, तो कहीं ना कहीं रोमन वाला एंगल सोलो के साथ भी होने वाला है एंड इसके बाद ये रोमन की ब्लड लाइन में वापस आएंगे ठुकरा के वहाँ से। तो अभी के हिसाब से भाई जेकब फाटू का वेट करो आप कि कब ये बिट्रे करेंगे। आपको क्या लगता है कब होगा वो परफेक्ट स्पॉट जहाँ पे इनको बिट्रे करना चाहिए? कमेंट करके बताना। इस वीडियो के लिए गाइस बस ये कुछ अपडेट्स थी। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी ऐसी WWE की न्यूज़ इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम जानने को मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट ऑफर काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो में।